सभी का स्वागत है। हम लोगों ने अभी तक हीट बजट पढ़ा। बजट हम अभी पढ़ेंगे। अभी तक हमने हीट को समझा कि दो तरीके की हीट होती है, एक सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट, संवेदनशील ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा की हीट ट्रांसफर के कितने मेथड्स होते हैं, 4 मेथड होते हैं, वो हम सब ने पढ़ लिया है। किस तरीके से वो एटमॉस्फेयर और अर्थ के बीच में हीट ट्रांसफर होता है, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं हीट बजट पे। हीट बजट पे आने से पहले आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद हम सीधे हीट बजट पे आएंगे। देखिए, हीट बजट के लिए हम एक चीज देखते हैं, हम क्योंकि अभी हीट बजट में पढ़ेंगे शॉर्ट वेव रेडिएशन पढ़ेंगे हम। इन टर्म्स का यूज होगा तो आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे कि क्या होता है। और एक हम पढ़ते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन। होता है लघु तरंग विकिरण और एक होता है दीर्घ तरंग विकिरण। ठीक है, ऊष्मा बजट पढ़ने से पहले इन दो टॉपिक्स को हम समझ लेते हैं। अब देख लीजिए कि एक होती है जो हमारे ये रेडिएशन है, वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जो भी ये विकिरण, जो ये वेव चलेंगी वो कैसी वेव होगी? लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं? ये होती हैं, अगर कोई वेव, मान लीजिए कि कोई वेव ऐसे चल रही है, ये इसका पाथ है, तो ये ऐसे चल रही है और ये कोई मीडियम है, किसी मीडियम में ये वेव चल रही है, वेव किसी मीडियम में चल रही है। तो ऐसी वेव जिसमें मीडियम के पार्टिकल तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, जिसमें मीडियम के पार्टिकल मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। ठीक है, तो अगर ये कोई कण है, ये मीडियम है, तरंग ऐसे चल रही है, तो इसमें कण कैसे कंपन करेंगे? ऐसे लंबवत। ऐसे डायरेक्शन नहीं होगा या ऐसे नहीं होगा, कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ लंबवत, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपन करेंगे ये माध्यम के कण। ठीक है, और इसे कैसे दिखाते हैं? इसे दिखाते हैं साइनोसोडियल वेव के रूप में। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं। ये देखिए, ये मान रहे हैं तरंग चल रही है, माध्यम के कण है, ये परपेंडिकुलर ऐसे कंपन कर रहे हैं। ये माध्यम के कण कैसे परपेंडिकुलर कंपन कर रहे हैं। ये है क्या? अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब जब तरंगों में एक होता है, एक बार ऊपर और एक बार नीचे, तो ये मैक्सिमम हाइट और ये मैक्सिमम डेप्थ, तो ये जो एक, इसको बोलते हैं श्रृंग, इसको हिंदी में कहा जाता है श्रृंग, इसको हिंदी में कहा जाता है गर्त। ठीक है, तो एक श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी, ये जो ये डिस्टेंस है कि इतना, एक, ये देखिए ये एक है, एक चक्कर, फिर ये रिपीटेशन चलते रह रहा है, ये रिपीटेशन, फिर यहां तक दूसरा, फिर ये रिपीटेशन, फिर ये रिपीटेशन, तो एक श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? वेवलेंथ। ठीक है, अब इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है लैम्डा। ठीक है, एक सेकंड में ये जो पार्टिकल है, जो ऊपर को हम दिखा रहे हैं लंबवत कंपन या परपेंडिकुलर इसको वाइब्रेट करते हुए, तो ये एक सेकंड में जितने कंपन करता है, एक सेकंड में किए गए कंपन या वाइब्रेशन, इसको बोलते हैं आवृत्ति। इसको क्या कहा जाता है? आवृत्ति। आवृत्ति को डिनोट करते हैं म्यू से। ये है v बनाया, v को थोड़ा सा मोड़ दीजिए आगे को, तो इसको बोलते हैं म्यू। इसे आप कैसे प्रोनाउंस करेंगे? म्यू। ठीक है, तो लैम्डा हमने देख लिया, म्यू देख लिया। हमें दो सूत्र पता है। एक सूत्र है E
इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। ई क्या है? ऊर्जा। एच क्या है? प्लांक नियतांक यानी प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, नियतांक प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। ये म्यू क्या है? ये म्यू है आपकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। E इक्वल टू एच म्यू, ठीक है। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन होती है V इक्वल टू म्यू लैम्डा। V क्या है? तरंग की गति, वेलोसिटी ऑफ वेव, तरंग की गति, वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है। म्यू आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। क्या होती है हम डिस्कस कर चुके हैं। लैम्डा होती है वेवलेंथ, वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य। अब हम इन दोनों को कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहां से देखें आवृत्ति, आवृत्ति क्या हो गई फिर? आवृत्ति बराबर फ्रीक्वेंसी, म्यू को यहीं पे रखते हैं, इसको नीचे ले जा लेते हैं, तो v अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अगर हम इस वेलोसिटी को कांस्टेंट मान लें, तो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, मतलब आवृत्ति इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू तरंगदैर्घ्य, ठीक है। और आवृत्ति इक्वल टू एच म्यू से देख रहे हैं, आवृत्ति किसके प्रोपोर्शनल है? एनर्जी के। और एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू म्यू। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी, एनर्जी होगी, और आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी कम तरंगदैर्घ्य होगी। तो ये बस रिजल्ट आया, E यानी ऊर्जा, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और आवृत्ति किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा यानी तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ। तो अब आप समझ पाएंगे कि क्या होगा, दीर्घ तरंग विकिरण क्या होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होता है। जिसका वेवलेंथ कम होता है, जिसका वेवलेंथ कम होता है उसे कहते हैं लघु तरंग विकिरण। इसे क्या कहते हैं? लघु तरंग विकिरण यानी शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है। और अगर इसका लैम्डा कम हुआ, इसका मतलब लैम्डा कम हुआ, इसकी आवृत्ति ज्यादा हुई, आवृत्ति ज्यादा हुई तो ऊर्जा ज्यादा हुई, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर ये वेव कहीं आएगी तो इसका ये ज्यादा गर्म करेगी, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी है, समझ रहे हैं आप। तो सूर्य से जो विकिरण हमें प्राप्त होता है, जो सन से जो रेडिएशन हमें मिलता है, वो हमें शॉर्ट वेव रेडिएशन मिलता है, ठीक है। और इस तरह हम देखें कि दीर्घ तरंग विकिरण क्या होता है। दीर्घ तरंग विकिरण क्या होगा? दीर्घ तरंग यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है? ये होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, मतलब इसका लैम्डा ज्यादा होगा। अगर इसका लैम्डा ज्यादा है तो इसकी आवृत्ति कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, यहाँ से फ्रीक्वेंसी दिखा दीजिए, या अब जब इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसकी एनर्जी भी कम होगी। मतलब जो लॉन्ग वेव रेडिएशन, जिसको जो लघु तरंग विकिरण एक बार आता है पृथ्वी पर,
और उसके बाद पृथ्वी के एब्जॉर्प्शन के बाद जो वो निकलता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, तो उसकी एनर्जी शॉर्ट वेव रेडिएशन से कम होगी। ठीक है, क्या इतना क्लियर है? चलिए अब हम इसको पूरे कॉन्सेप्ट को देखते हैं किस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं हीट बजट में। अर्थ है, ये आपने माना कि अर्थ है, और इसे हम अभी खुले तंत्र के रूप में मान रहे हैं। हम मान रहे हैं कि सारी चीजें संतुलित हैं, कोई मानव हस्तक्षेप नहीं है यहाँ पे, मानव के द्वारा कोई क्रिया नहीं हुई है जिसका कोई इम्पैक्ट यहाँ नहीं पड़ा हुआ है। खुला तंत्र, ये हमने माना एक ओपन सिस्टम या खुला तंत्र। पृथ्वी को हम एज अ खुला तंत्र देख रहे हैं, नो ह्यूमन इंटरफेरेंस। इसमें क्या होता है कि ये आपने माना सन, यहां से आई 100 यूनिट शॉर्ट वेव रेडिएशन, ठीक है, यहां से अब आई, अर्थ से टकरा करके वापस हो गई, इसको बोलते हैं परावर्तन। रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्लेक्शन कितना हो गया? 35 यूनिट का स्पेस में रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये तो अब अंदर गई नहीं, ये तो यहीं से लौट गई, इसका मतलब अब अर्थ को ये गर्म तो करेगी नहीं, तो ये 35 यूनिट 100 यूनिट में से 35 यूनिट तो वापस लौट गई, ये अर्थ को गर्म कुछ नहीं करती है। अब 65 यूनिट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, अवशोषण 65 यूनिट का अवशोषण हो गया। ठीक है, अब ये जो 65 यूनिट हुआ, इसके अवशोषण से, इस अवशोषण से क्या होगा? आप कहीं पे भी ज्यादा एनर्जी देते हैं, ये एनर्जी आपने जो दी और इसने अपने में अवशोषित या एब्जॉर्ब कर ली, तो यहाँ पे अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, अगर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो संवेदनशील ऊष्मा बढ़ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर से एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि हमने सेंसेबल हीट और लेटेंट हीट ऊष्मा हमने दोनों चीजें पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो सेंसेबल हीट अगर बढ़ गई तो क्या होगा? इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर इससे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो अब क्या होगा? फ्लो कैसे होता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर। टेम्परेचर जो इंक्रीज हुआ, अब हीट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और ये हीट फ्लो कैसे होगा वायुमंडल में? ये होगा दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में, हीट फ्लो स्टार्ट। ठीक है, हीट ट्रांसफर स्टार्ट बाय पृथ्वी व वायुमंडल के की भिन्न ऊष्मण क्षमता के आधार पर, मतलब अर्थ जल्दी गर्म हो गई और वायुमंडल देर में गर्म हुआ, तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो होना शुरू हो गया। तो ये जो हीट फ्लो होगा, अब जो ये हीट फ्लो होगा, ये होगा दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में, इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं ना, बॉल ली रबर की और आप उसे जमीन में ऐसे मारते हैं, तो पहली बार जब वो बाउंस होके आएगी तो वो ज्यादा ऊंचाई तक आएगी, फिर दूसरी तीसरी बार में धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि थोड़ी बहुत एनर्जी उसकी वेस्ट हो गई। तो जो एनर्जी इसकी वेस्ट हो गई, अर्थ ने एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद परावर्तन, फिर इसको इसने वायुमंडल में भेजा है, तो उसकी जो एनर्जी वेस्ट हो गई, तो उसका लैम्डा इंक्रीज हो गया। लैम्डा अगर बढ़ गया तो दीर्घ तरंग विकिरण, इसका लैम्डा बढ़ गया, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसका मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई। समझ रहे हैं आप? तो जो हमने पढ़ा
उसका यूज अभी तक इतना है। लेकिन ये तो सिर्फ तब की कंडीशन है जब इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। अभी क्या होता है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से यहाँ पे CFC, HFC, ये सारे के सारे पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं और भी धूल के कण इकट्ठा हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, इस दीर्घ तरंग विकिरण को जो यहाँ पे आ रहा है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब क्या होता है, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, ये सब एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा कंपैरेटिव टू द सरफेस। अर्थ के रिस्पेक्ट में इसका टेम्परेचर हाई हो गया तो फिर से हीट फ्लो इधर होने लगता है। तो इससे क्या होता है, ये जो दोबारा से पृथ्वी की सतह की ओर आने लगती है, इससे अर्थ का तापमान बढ़ने लगता है। इसे ही आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को आप इस तरीके से देखिए। अब हम उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कितना कितना यूनिट कैसे कैसे कहाँ कहाँ दिया जाता है।